ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष रूपक 1857 जंग ए आजादी की पहली दस्तक। आलेख वागीश झा। प्रस्तुति विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए विशेष रूपक 1857 जंग ए आजादी की पहली दस्तक। भाई साहब, एक फिरंगी अफसर आया है। कहता है मुझे गवर्नर जनरल का एक जरूरी संदेश देना है। हो, मेरी आशंका सच निकली। उस फिरंगी अफसर को दीवान खाने में बैठाओ सुंदरबाई, हम अभी आती हैं। जो हुक्म। अफसर महोदय, अपना संदेश दीजिए। भाई साहब सुन रही हैं। मैडम, मैं मेजर आयरिस हूँ। गवर्नर जनरल मालकन साहब ने अपने इस पत्र द्वारा आपको ये संदेश भेजा है। आपने बालक दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र घोषित करने की जो मांग की थी, उसे हमने नामंजूर कर दिया है। इसलिए 7 मार्च 1854 की आज्ञा के अनुसार झांसी का राज्य ब्रिटिश इलाके में मिला दिया गया है। इस रात की जनता अब अपने आप को ब्रिटिश सरकार के अधीन समझे। हस्ताक्षर गवर्नर जनरल मालकम। मैं इस परवाने को कतई नहीं मानती। मैं अपनी झांसी किसी भी शर्त पर नहीं दूंगी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने त्रिपुटी तानी थी। हाँ, त्रिपुटी तानी थी। पूरे भारत में भी आए फिर से नई जवानी थी। फिर से नई जवानी थी। हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। क्या आप सुन पा रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई के घोड़ों की टाप या बिजली की तेजी से चलती उनकी तलवार, जिसकी खनक के आगे ब्रिटिश तोपों के गले में अटक सी गई थी उनकी अपनी ही गरज। सर, कानपुर में नाना साहब ने भी कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। व्हाट? सर, तांत्या टोपे ने 12,000 सैनिकों के साथ फिर से धावा बोल दिया है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया। सर, हमारे इतने सिपाही आधुनिक बंदूक गोलों के साथ लैस उस 80 साल के बूढ़े कुंवर सिंह से हार गए। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? ये ज़लज़ला था 1857 का, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिला दी थी। 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर के एक सिपाही मंगल पांडे की राइफल से निकली एक चिंगारी गुलाम हिंदुस्तान की धरती पर गिरी। उसी धरती के एक कोने से जज्बात की एक आंधी उठी और फैल गई जुल्मी निजाम के आकाश पर। जिस विश्व विजयी साम्राज्य में कभी सूरज डूबता न था, उस सूरज को लील गई थी 1857 के विद्रोह की ज्वाला। 19वीं सदी की सबसे बड़ी बगावत, जिसके आगे अपराजय सी लगने वाली अंग्रेजी हुकूमत ताश के किले की तरह ढह गई। 10 मई को मेरठ के 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह का परचम लहरा दिया। अपने साथी सिपाहियों के अपमान का बदला चुकाते हुए उन्हें जेल तोड़कर आजाद करा लिया और कूच कर चले दिल्ली की ओर रातों रात। मुंह अंधेरे यमुना नदी पर नाव के पुल बनाकर वो जब इस तरफ आए तो सत्ता का प्रतीक लाल किला मानो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। सिपाहियों की टुकड़ी सावधानी से आगे बढ़ रही थी।
11 मई सन 1857 की सुबह थी ये। दिल्ली की आंखों में अब तक रात की खुमारी बाकी थी। मेरठ में उठे विद्रोह की लपट से बेखबर थी दिल्ली। दिल्ली के कमिश्नर साइमन फ्रेजर तो अब तक बिस्तर पर ही लेटे थे कि अचानक मेरठ से आए घुड़सवारों के शहर में घुसने की खबर मिली। गर्मियों की अलसाई सुबह में अचानक अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन जब तक अंग्रेज संभल पाते, दिल्ली अपने वाजिब वारिसों की छत्रछाया में आकर मानो सुकून पा रही थी। 85 वर्ष के बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया गया। लेकिन ये तो महासमर की शुरुआत थी केवल। आखिर वो कौन से हालात थे, कैसी परिस्थितियां थीं जिसने इस विद्रोह को जन्म दिया? प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर बिपिन चंद्र का कहना है, ये लड़ाई जो है 1857 की, ये नॉर्दर्न इंडिया में हुई, लेकिन उसकी बड़ी वजह ये थी कि बंगाल, साउथ इंडिया, महाराष्ट्र, ये पहले अंग्रेजों ने इनको कब्जा किया, और जब जब जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने देश के ऊपर कब्जा किया, वहाँ वहाँ लोग खड़े हुए, लड़ाई हुई और दबा दिए गए। और ये 1857 जो है, ये सिर्फ 1857 नहीं है, ये कल्मिनेशन थी, ये अंत था उस लड़ाई का जो 1770 से लेके कभी यहाँ कभी वहाँ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई। इसमें सारे तबके आए, लेकिन जिन लोगों को अंग्रेजी राज का फायदा हुआ था वो नहीं आए। उजड़ती खेतियां, बर्बाद होते पारंपरिक कारोबार, नील और पटसन की खेती करते किसानों के ऊपर प्रकृति की मार और टैक्स का बढ़ता बोझ, झूठ और मक्कारी के चंगुल में फंसते राजा, जमींदार, जिनकी राजशाही हारों और कीमती चीजों की खुली नीलामियों से की जाने वाली बेइज्जतियों और गद्दी से गैर कानूनी बेदखली, सब नासूर बन चुके थे हिंदुस्तानियों के दिलों में। 1857 का फिरोज शाह का घोषणा पत्र भी यही कह रहा था। ये बात सबको अच्छी तरह मालूम है कि आज के जमाने में हिंदुस्तान के लोग, हिंदू और मुसलमान दोनों ही, काफिर और विश्वासघाती अंग्रेजों के दमन और आतंक से नष्ट हो रहे हैं। भारत में अंग्रेजी वस्तुओं को लाकर यूरोप के लोगों ने जुलाहों, दर्जियों, बढ़ई, लोहारों और जूता बनाने वालों को रोजगार से बाहर कर दिया और उनके पेशों को हड़प लिया है। इस प्रकार प्रत्येक देशी दस्तकार भिखारी की दशा में पहुंच गया है। तो अब समझ में आया कि दस्तकारों के कटे अंगूठों से दिल में उठती हूक, किसानों की आंखों से बहते हुए खून के कतरे, राजाओं और जमींदारों के रोज अपमान के घूंट और सिपाहियों जैसे आम नौकरी पेशा लोगों के दिलों में सुलगती आह मिलकर फूटी थी एक ज्वालामुखी की तरह सन 1857 में। यदि केवल सिपाहियों की बात करें तो इस विद्रोह के बाद सितंबर 1858 में बंगाल की फौज के देशी इन्फेंट्री में बस 7,796 सैनिक बचे थे। इससे 2 साल पहले इनकी संख्या 1,37,000 थी, यानी 1 लाख से ज्यादा सिर्फ सिपाही इस सशस्त्र क्रांति के अगुवा बने। देखते ही देखते जंगल की आग की तरह फैल गया था विद्रोह। वैसे तो विद्रोह का केंद्र बना था दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य भारत, लेकिन इसकी लपट दूर दूर तक फैली। औरंगाबाद से जलपाईगुड़ी, जोरहट से संबलपुर और कोल्हापुर से ढाका तक तपिश महसूस की गई क्रांति के इस ज्वाला की। सिपाहियों का विद्रोह जन क्रांति का रूप ले चुका था और मकसद था आजादी। भारत की जंगे आजादी का पहला ऐलान था सन 1857 की क्रांति। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर काम आए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर काम आए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम,
भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर काम आए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर काम आए। 11 मई से 21 सितंबर 1857 तक दिल्ली पर हिंदुस्तानियों का राज रहा। बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तारी के साथ दिल्ली एक बार फिर अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी, लेकिन इसके बरसों बाद तक जंग-ए आजादी बदस्तूर जारी रही। अप्रैल 1859 में तांतिया टोपे की गिरफ्तारी तक तो बड़े पैमाने पर विद्रोही सक्रिय रहे। पेशवा के सेना नायक बाला साहब 1862 तक अंग्रेजों से जूझे, जबकि अनेक मुसलमान विद्रोही ता जिंदगी जंगलों में छिपे जंग लड़ते रहे, पर हथियार नहीं डाला। अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती देने वाले इस विद्रोह को दबाने के दौरान मानव इतिहास का एक क्रूरतम अध्याय शुरू हुआ। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने 1857 की कत्लो गारत का जिक्र करते हुए अपने दोस्त मुंशी हरगोपाल तुफ्ता को एक पत्र में लिखा, उनमें कुछ अजीज, कुछ दोस्त, कुछ शागिर्द, कुछ माशूक थे, तो वो सब के सब खाक में मिल गए। एक अजीज का मातम कितना सख्त होता है। जो इतने अजीजों का मातमदार हो, उसकी जीस्त क्यों कर दुश्वार ना हो। हाय, इतने यार मरे कि जो अब मैं मरूंगा तो मेरा कोई रोने वाला ना होगा। जुल्मो दहशत का वो आलम था कि शहजादों के कटे सिर तोपों पर बांधकर नुमाइश में रखे जाते थे। जितने सर थे उतने फांसी के फंदे नहीं थे। शहीदों की लाशों को पेड़ों पर लटका दिया जाता था ताकि लोग खौफ से दहशत ज़दा हों। बर्बरियत और जुल्म के इस दौर में केवल दिल्ली में तकरीबन 1,500 औरतों, बूढ़ों और बच्चों ने कुओं में कूदकर जान दे दी। शहीदों के खून से हिंदुस्तान की ज़मीं तर हो चुकी थी, जिसने आजादी के ख्वाब के पौधे को नई जान दी, और 90 साल बाद ही सही पर स्वतंत्रता का फूल खिल उठा। And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज आजादी के बाद पैदा हुई हिंदुस्तान की नई पौध के हाथों देश की बागडोर है। 21वीं सदी की दहलीज पर खड़ा देश नई ऊंचाइयों को नापने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन इसकी जमीन जिन शहीदों के बलिदान से तैयार हुई, उनके बारे में आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है? 1857 के जज्बों का क्या मतलब है आज की नौजवान पीढ़ी के लिए? मेरे ख्याल से याद रखना चाहिए, क्योंकि हमें अपने पिछले बातों से सीख लेनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने कैसे एकजुट मिलके भगाया था। हर कोई एक साथ आया था अपने सबके हक के लिए लड़ने के लिए। उसी तरह हमें भी आज हमारे देश की आम जनता के लिए लड़ने के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। पहला आंदोलन था, तो उसी के कारण जो है हम एक हद तक ये मान के चले कि आज हम जो आज़ाद हुए हैं उसमें कहीं न कहीं 1857 का तो हाथ था ही। नौजवानों को शहीदों के बलिदान से मिली आज़ादी का मतलब कितना पता है, इस पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि अपना इतिहास भूलकर वर्तमान की चुनौतियों का सामना करना संभव नहीं। इस विषय पर देश के प्रसिद्ध फिल्मी हस्ती और एक संवेदनशील कलाकार फारूक शेख का कहना है, जो मुल्क या जो समाज अपनी इतिहास के सबसे प्रेरणाजनक और सबसे शानदार हादसों को भी याद नहीं रख सकता या वाकयात को दोहरा नहीं सकता, उससे ज़्यादा बदनसीब समाज और मुल्क तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मानता कि हम इतने बदनसीब हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के समाज और हिंदुस्तान के इतिहास के दो सबसे बड़े स्तंभ हैं। एक तो हमारा प्रजातंत्र, एक हमारी धर्मनिरपेक्षता जिसको हम सेक्युलरिज्म के नाम से जानते हैं। और जो भी चीज़ें, जो विचारधाराएं, जो वाकयात, जो इतिहास का दौर इन दोनों स्तंभों को मजबूत करता है, वो हिंदुस्तान दोस्ती का काम करता है। और हिंदुस्तान के हिस्से में ये जिम्मेदारी आई है
कि वो एक कामयाब प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र होकर दुनिया को बता दे कि इस तरह का समाज और इस तरह का प्रजातंत्र मुमकिन है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे नसीब में आया है। तो ये हमारा नसीब भी है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। लोक या समाज क्या याद रखती है और क्या भूल जाती है, यही उस समाज की अंतर्दृष्टि और विश्व दृष्टि तय करती है, क्योंकि विस्मृति का अपना समाज शास्त्र होता है। आइए जानने की कोशिश करें कि 1857 की क्रांति के बाद तत्कालीन समाज ने इस क्रांति को कितना याद रखा। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांडे का कहना है, 1857 की घटना के बाद जो भयानक दमन हुआ अंग्रेजी राज द्वारा, उसका एक परिणाम ये हुआ कि अखबारों में, पत्रिकाओं में, कविताओं में, उपन्यासों में या स्वतंत्र इतिहास की पुस्तकों में 1857 के पक्ष में लिखना एक बहुत ही खतरनाक काम था। इसलिए उस जमाने में बहुत कम साहसी पत्रकार थे या कवि थे या कोई विचारक था जिसने जान हथेली पर लेकर 1857 के बारे में लिखा। अन्यथा अंग्रेजी राज के दमन से बचने के लिए आमतौर पर बुद्धिजीवियों ने 1857 की घटना की आलोचना का ही रास्ता अपनाया। इसी संदर्भ में अनुभवी पत्रकार और समाजवादी चिंतक अरुण कुमार की मान्यता है, समाज में जितना बड़ा दमन अंग्रेजों ने किया उसके बाद हमारे को लंबे समय तक भूल जाना जरूरी था। अगर नहीं भूलते तो उतने घावों को साथ रख के जीना ही मुश्किल हो जाता। आप जरा देखिए 1905-06 का समय था, तो जो अंग्रेज गवर्नर्स ने और दूसरे अफसरान ने पंजाब में, दक्षिण में, बंगाल में, बिहार में रिपोर्ट्स लिखी हैं, वो देखिए। एक एक आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि कहीं 1857 रिपीट ना हो जाए 1907 में। और उसी टाइम गांधी जी ने हिंद स्वराज लिख दिया, उसी टाइम रविंद्रनाथ टैगोर ने गोरा लिख दिया, और सावरकर का भी जो 1857 है, ये 50वीं वर्षगांठ की देन है तीनों डॉक्यूमेंट्स। लेकिन इंग्लैंड जो है हर साल एक या दो किताब इस बात पे निकालता है, ये लोक क्रांति नहीं थी, जन क्रांति नहीं थी, ये तो भाड़ूत सिपाहियों का विप्लव था। अब जरा देखिए कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है हिंदुस्तान का, इतनी लंबी लड़ाई चलती रही, इसको समझना चाहिए। और इंग्लैंड हर साल 2 किताब निकाल रहा है, हम कोई जवाब नहीं दे रहे। आखिरी बात जो है शशि चौधरी ने कही, जो 55 और 65 के बीच में उनकी 3-4 किताबें आई, उसके बाद कोई बहुत अच्छी किताब नहीं हम लोगों ने लिखी। इस पे विषय पे कम से कम एकेडमिक काम तो हम लोगों को करना चाहिए ना। हजारों टन माल निकलेगा और घर घर में शहादत का सबूत मिलेगा। कहीं इतनी बड़ी लड़ाई हुई नहीं दुनिया में जिसमें इतने लोगों ने इस लेवल पे पार्टिसिपेट। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देख लीजिए, कहीं दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं मिलेगी आपको। तो ये एक असाधारण घटना है, तो जब वो बात पता चलेगी तो एक बार फिर से इस देश में कुछ एकता, कुछ समझ, कुछ सोच नया पैदा होगा। लेकिन शोधार्थी राकेश सिन्हा का कहना है कि 1857 को हमने उस तरह से याद नहीं रखा जिस तरह से याद रखना चाहिए था, और वो जो प्रवृत्ति थी उस पर जो जितना रिसर्च होना चाहिए, जितना शोध होना चाहिए, वो शोध भी नहीं हुआ। सावरकर जी का वर्क ही एक पायनियर वर्क है, और एक धुंधली सी चीज़ें जो उपन्यास के रूप में 1800 जैसे झांसी की रानी पर उपन्यास आया, बल्कि साहित्य में ज़्यादा काम हुआ और इतिहास में कम काम हुआ। और यदि यह काम होता तो संभवतः कई ऐसी बातें उभर कर आती जो हमें राष्ट्रवाद के लिए और देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बनकर सामने आता। इतना तो तय है कि सन 1857 की क्रांति के बारे में तत्कालीन बुद्धिजीवी आमतौर पर उदासीन रवैया इख्तियार किए रहे। इस क्रांति के 50 साल बाद साहित्य और बौद्धिक परंपरा की चुप्पी टूटी। सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 का भारतीय स्वातंत्र्य समर लिखा, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, क्या कोई विचारवान व्यक्ति ये कह सकता है कि सन 1857 ईस्वी सरीखी प्रचंड क्रांति उसे प्रज्वलित करने वाले किसी सिद्धांत के बिना ही हो गई थी? क्या पेशावर से कलकत्ता पर्यंत उठी प्रचंड लहर बाढ़ सा विकराल रूप लेकर अपनी इस प्रचंड शक्ति से किसी न किसी वस्तु को डुबा देने के संकल्प के बिना ही प्रवाहित हो उठी थी? साहित्य या बौद्धिक परंपरा की मुख्य धारा भले 1857 की क्रांति के प्रति उदासीन रही हो,
और अंग्रेजों ने इस घटना का जिक्र अपने पराक्रम को दर्शाने के लिए किया हो, लेकिन हिंदुस्तान के आम लोगों ने लोक स्मृति के माध्यम से इसकी याद को ताजा रखा। क्रांति के इलाकों में आज भी लोकगीतों, मुहावरों, फाग, कजरी, आल्हा, जोगीरा आदि रूपों में शहीदों की कुर्बानियां जीवंत परंपरा का हिस्सा बनाकर सहेज कर रखा। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांडे का कहना है, जो जनता बड़े पैमाने पर 1857 में शामिल थी, उसने 1857 को बहुत गहराई से याद किया, अपनी स्मृति में बसाया। इसका एक बड़ा प्रमाण ये है कि पीसी जोशी ने, जो पुराने कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री पीसी जोशी थे, उन्होंने जब 1857 पर सामग्री एकत्र करना शुरू किया और 1857 पर एक पूरी किताब संपादित की उन्होंने, ये लगभग 1857 की शताब्दी वर्ष की बात है, तब उन्होंने हिंदी क्षेत्र की विभिन्न जनभाषाओं या बोलियों में 1857 से संबंधित रचे और लिखे गए लोकगीतों को एकत्र किया था। और आप देखेंगे उसका अलग से संग्रह भी छपा हुआ है। हिंदी में भी वो लोकगीत मिलते हैं, अंग्रेजी में भी उनका अनुवाद छपा हुआ है। उस प्रसंग में मैं यह भी आपसे कहूं कि भोजपुरी में, अवधी में, ब्रजभाषा में, बुंदेलखंडी में और राजस्थानी में 1857 से संबंधित बहुत सारे गीत लिखे गए, लोक नाट्य रूपों का उपयोग किया गया, पवाड़ा लिखे गए, सोहर लिखे गए, होली गीत लिखे गए। केवल वीर कुंवर सिंह की तारीफ में कम से कम 100 भोजपुरी में होली गीत लिखे गए। इसके अलावा लोगों ने अन्य तरीकों से भी इसे याद रखा है। आइए सुने 1857 के विषय पर फिल्म बनाने वाले जाने माने शायर लेखक गौहर रजा के विचार। फिल्में बनाने के सिलसिले में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। रिसर्च करने के दौरान गांव में, कस्बों में ये जानने के लिए कि कौन सी इमारत, कौन सी बिल्डिंग इस्तेमाल हुई थी उस दौरान में, या कौन सी ऐसी फील्ड थी जहां पर युद्ध हुआ था, ये जानने के लिए बहुत सारे आम आदमी, बहुत सारे ख़ास लोग, बहुत सारे बुद्धिजीवी, सबसे तरह के लोगों से मुलाकात हुई। आम आदमी ने जिस तरह इसको याद रखा है 150 साल बाद भी आज, वो ऐसा लगता है जैसे कल हुआ उनके लिए। 1857 बहुत दमन था उसके बाद, 1857 के बाद, और लोगों को भुला देने की कोशिश थी कि हिंदुस्तानी 1857 के संग्राम को पूरी तरह से भूल जाएं। इतना दमन था कि अगर कोई नाम भी ले लेता था 1857 का तो उसे फांसी पर लटका दिया जाता था। गांव-गांव के अंदर ऐसे पेड़ आज भी मौजूद हैं जिनके ऊपर लाशें लटकाई गई थी, और लोगों को ये हुक्म था कि उन लाशों को हटा नहीं सकते जब तक वो हड्डियां अलग हो के और सूख करके गिर नहीं गई हैं, तब तक वो वहाँ से रिमूव नहीं हुई है। ऐसे पेड़ों के नीचे लगातार मेले लगते हैं। लोगों को वो पेड़ याद हैं, लोगों को ये याद है कि उनके ख़ानदान में से किसने किस तरह से इस संग्राम में हिस्सा लिया था। ऐसी सैकड़ों हज़ारों कब्रें या छोटी छोटी जगहों के ऊपर स्मारक बने हुए हैं जो धीरे धीरे हमारी जनरेशन भूलती जा रही है, लेकिन आज भी उन पर मेले लगते हैं, उन पर गाने होते हैं, उन पर कव्वालियाँ होती हैं। उत्तरी भारत जो है पूरा का पूरा वो ऐसे नामों से भरा हुआ है गानों के अंदर। 1857 का जिक्र आते ही एक बात बरबस सामने आती है कि इस जंगे आजादी में हिंदू और मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ लड़े, तो क्या 1857 के पहले हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं थे और अंग्रेजों से लोहा लेने भर के लिए हाथ मिलाया? शोधार्थी राकेश सिन्हा का मत है, साम्राज्यवादियों के लिए सिपाही विद्रोह था, लेकिन वीर सावरकर ने से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब कहा और जब इसका अध्ययन हुआ तो पता चला इसमें आम जनता की जो भागीदारी थी, जमींदार से लेकर किसान तक, जैसे जो घोषणा पत्र हुई उसमें अपील किया गया जमींदारों से, व्यवसायियों से, नौकरी करने वाले लोगों से कि आपका इंटरेस्ट इसमें सुरक्षित नहीं है। जैसे मैं एक बताऊं कि रोहेलखंड की स्वाधीनता की जो घोषणा पत्र हुई, उस घोषणा पत्र में पहले ही आगाह किया गया जिसके हम विक्टिम हुई और देश
विभाजित हुआ। उस घोषणा पत्र का एक कुछ शब्द हैं, अंग्रेज अब भी अपनी पुरानी दगाबाजी से काम लेंगे, वे हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध एवं मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध उभारने की कोशिश करेंगे, किंतु हिंदू भाइयों उनके जाल में नहीं पड़ना है। ठीक इसी प्रकार मुसलमानों को भी आगाह किया गया कि उनके जाल में मत फंसना। अब देखिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जिसके कारण देश की विभाजन का एक बहुत ही बड़ा कारक था, उसकी कल्पना 1857 में ही लोगों ने कर ली थी और अंग्रेजों की इस नीति के प्रति देश की जनता को आगाह किया। भविष्य की पीढ़ी उसको नहीं ढो पाई, ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन गौहर रजा साहब का विचार है 1857 तक जो लड़ाई लड़ी गई, वो लड़ाई ऐसी लड़ाई थी जब तक हम मिले हुए थे, जब हम साथ थे, और इसलिए वो लड़ाई बड़ी लड़ाई बनी। आज याद करना और इस बात को कहना बहुत जरूरी है कि 1857 सांझी विरासत और सांझी शहादत थी, जिसमें हम मिलके इस देश की कल्पना कर रहे थे, पहली बार एक ऐसे देश की जो हमारा देश हो, जिसमें गुलामी ना हो। 1857 की यादें हमें न केवल सहारा देती हैं, बल्कि राह भी दिखाती हैं। त्याग और बलिदान की जो गाथा सन 1857 के क्रांति के इतिहास में छुपी है, उसका स्मरण हर दिन को पवित्र बना देता है। आइए हम भी कामना करें एक ऐसे भारत की जो आजादी, समानता और एकता के मूल्यों में विश्वास रखता है। $1857 जंग आजादी की पहली दस्तक। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये विशेष रूपक अभी आप सुन रहे थे। आलेख वागीश झा, प्रतिभागी स्वर शारदा गुप्ता, विजय सिंह, दानिश इकबाल और अभिषेक शर्मा। प्रस्तुति सहायक वी.के. रैना। प्रस्तुतकर्ता विनोद कुमार। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।